Okay, so in the previous class we have completed the Young's double slit experiment. Okay, so let's quickly revise what are the important things in the YDAC experiment. So the one important thing, the position of right fringes, and that was given by n lambda d by position of dark fringes 2n minus 1 lambda d by 2. So this formula you will use for the position of bright fringes. This formula you will use for the position of ये तो है लीनियर पोजीशंस. एंगुलर पोजीशन अगर निकालना है तो d को हटा दें. अगर एंगुलर पोजीशंस निकालना है तो कैपिटल D को हटा दें. दैट मींस y n by कैपिटल D कर दो तो क्या बचेगा n lambda d by d. यहाँ पर अगर एंगुलर पोजीशन निकालना है तो y n by d कर दो. So what will remain 2n minus 1 lambda by 2. फिर हमने फ्रिंज विड्थ की बात की थी and the fringe width is denoted by beta and it came out to be lambda d by d. अगर कोई बोले एंगुलर फ्रिंज विड्थ, ये तो लीनियर फ्रिंज विड्थ है, this is what linear. If someone asks you angular fringe width, so that angular fringe width, let's say that is denoted by theta subscript beta, and that will be remove d here, remove d here. So that will be your linear fringe width divided by capital D. So that will be further equals to lambda by d. अच्छा, तो ये रही फ्रिंज विड्थ. So कई बार क्वेश्चन में ऐसे पूछता है कि व्हाट इज द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन फर्स्ट डार्क फ्रिंज एंड सेकंड डार्क फ्रिंज. तो बेसिकली वो आपसे क्या पूछ रहा है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ पूछ रहा है, क्योंकि फर्स्ट डार्क और सेकंड डार्क के बीच का अगर तुम सेपरेशन देखोगे तो वो बीच के व्हाइट वाले की थिकनेस आ जाएगी, बीच के व्हाइट वाले की क्या आ जाएगी, विड्थ आ जाएगी. तो ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछेगा, ऐसे पूछेगा व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस. दो कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस के बीच का सेपरेशन का क्या निकालना है तुमको, डिफरेंस. तो क्या वही फ्रिंज विड्थ होता था, वही क्या होता था, फ्रिंज विड्थ. हमने yn plus 1 minus yn करते थे ना, तो दो कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस की लोकेशन का क्या करते थे, सेपरेशन करते थे. समझ गए. तो कई बार इसको आपको अलग टर्मिनोलॉजी में क्वेश्चन पूछ सकता है. अब देखो, फिर हमने देखा था कि जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, क्वेश्चंस इस पे बहुत पूछता है, बीटा पे एंड जस्ट थीटा बीटा. मतलब फ्रिंज विड्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट in YDAC. If question will come, they will ask you related to fringe width. तो समझते हैं फ्रिंज विड्थ किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है. तो देखो फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल D. अगर एंगुलर फ्रिंज विड्थ की बात की जाए तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू. कोई भी एग्जाम में किसी को भी पूछ सकता है. ठीक. अब देखो क्वेश्चन है कि समवन डिड एक्सपेरिमेंट. तो ये बताओ किसी ए पर्सन ने रेड लाइट का यूज किया एक्सपेरिमेंट करने के लिए, किसी बी पर्सन ने किसका यूज किया. तो व्हाट विल बी द फ्रिंज विड्थ ऑफ ए एंड व्हाट विल बी द फ्रिंज विड्थ ऑफ बी. तो ए को कुछ फ्रिंज की विड्थ मिलेगी और बी को भी फ्रिंज की क्या मिलेगी. क्या दोनों सेम आएंगे, नहीं. क्यों, क्योंकि कलर क्या है, अलग अलग. और हमें पता है कि लैम्डा रेड इज ग्रेटर देन लैम्डा वायलेट. तो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे, तो हम ये लिख सकते हैं. अच्छा, अब बीटा और लैम्डा में क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का. इसका मतलब इफ लैम्डा फॉर रेड कलर इज ग्रेटर देन द लैम्डा फॉर वायलेट कलर, इसका मतलब जो रेड कलर की फ्रिंज होगी वो ज्यादा थिकनेस की होगी एज कंपेयर टू फ्रिंज ऑफ द बाकी कलर्स इंटरमीडिएट होंगे. द रिमेनिंग कलर्स विल बी इंटरमीडिएट. डन. तो ऐसे, तो मतलब जो फ्रिंज विड्थ है दैट डिपेंड्स ऑन द कलर ऑफ लाइट. वो कलर ऑफ लाइट पे भी क्या करेगी, अलग अलग कलर के लिए फ्रिंज विड्थ क्या होगी, अलग अलग.
So for different color, fringe width will be different. So for different colors, beta is different. Maximum for red and minimum for violet. Yes. Done. Maximum for red and minimum for violet. चाहे एंगुलर फ्रिंज विड्थ बोलेगा चाहे लीनियर फ्रिंज विड्थ बोलेगा, बोथ आर प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. डन. अच्छा, ये बात एक हो गई. अब एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि इफ दिस YDAC apparatus is submerged in a liquid, नॉर्मली एयर में किया था जेम्स ने, लेकिन कहा जाए कि द सेम एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड इनसाइड अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू. तो अगर हम किसी लिक्विड के अंदर करते हैं सेम एक्सपेरिमेंट को, तो फ्रिंज विड्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? What will be the effect on fringe width if this YDAC is conducted inside a liquid of refractive index mu? तो ये बताओ, मीडियम चेंज करने से क्या पैरामीटर चेंज होने वाला है बीटा के फॉर्मूले में? ध्यान से देखो. क्या कैपिटल D चेंज होगा? नहीं, ये तो हम अपने से फिक्स कर रहे हैं. तो एयर में भी 2 मीटर था, तो पानी में भी क्या रख देंगे? 2 मीटर. ये भी कौन डिसाइड करता है? हम डिसाइड करते हैं कि स्लिट्स के बीच का सेपरेशन क्या रखना है. तो अगर तुम मीडियम चेंज करते हो तो D भी नहीं बदलेगा और स्मॉल d भी नहीं, क्योंकि ये हम डिसाइड करते हैं. लेकिन क्या वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंज होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने में? Yes. So when light goes from one medium to other, the wavelength changes. Speed भी क्या होती थी? चेंज होती थी, लेकिन फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता. मतलब लैम्डा विल चेंज. तो अगर हमने लिक्विड की बात कर रहे हैं, मीडियम की बात कर रहे हैं, दैट मींस वी हैव टू फोकस ऑन दिस कि लैम्डा में जैसा वेरिएशन आएगा, द सेम वेरिएशन विल कम इन बीटा. अब बताओ, लिक्विड में अगर किसी भी चीज की वेवलेंथ है, एयर में अगर किसी की वेवलेंथ है लेट्स से लैम्डा, तो लिक्विड के अंदर उसी कलर की वेवलेंथ क्या? व्हाट विल बी द वेवलेंथ विद इनसाइड द लिक्विड? बताओ. याद है किसी को फॉर्मूला लैम्डा वाला? लैम्डा वाला फॉर्मूला याद है आपको? क्या होता था? V is directly proportional to लैम्डा होता था, where frequency is constant. इसका मतलब जो स्पीड होती है वेवलेंथ की, लाइट की, और जो वेवलेंथ होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं? ये कहां से आता था? V equals to f lambda से आता था. याद है वाला फॉर्मूला? तो if f is constant for a given color of light, that means its speed is directly proportional to the wave. अच्छा, ये बताओ, एयर से अगर कोई लाइट रे दूसरे मीडियम में जाती है, अगर एयर में स्पीड c है तो दूसरे मीडियम में उसकी स्पीड क्या हो जाती है? c by mu हो जाती है. तो अगर स्पीड 1 by mu टाइम्स हो गई तो वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी? 1 by mu टाइम्स हो जाएगी. अगर स्पीड 1 by mu टाइम्स हो गई तो यहां पर अगर वेवलेंथ लैम्डा है तो यहां पे वेवलेंथ भी कितनी हो जाएगी? लैम्डा by mu. तो 1 by mu टाइम्स हो जाएगी वेवलेंथ अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे इन मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू. तो बताओ, लैम्डा अगर 1 by mu हो रहा है तो बीटा भी क्या हो जाएगा? 1 by mu टाइम्स हो जाएगा. तो इस लिक्विड में that is equals to 1 by mu times the beta in air. तो लिक्विड के अंदर जो फ्रिंज विड्थ मिलेगी हमें वो 1 by mu टाइम्स मिल जाएगी एयर की फ्रिंज विड्थ का. समझ गए? दिस विल बी द इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑन द फ्रिंज विड्थ. 1 by mu टाइम्स हो जाएगा एयर के फ्रिंज विड्थ का. लैम्डा से आता है ये. क्लियर? तो इसको लिख लेना साइड में क्यों ऐसा हुआ. ठीक. अब कुछ और छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि बीटा से रिलेटेड एक फॉर्मूला ये बनता है कि इफ the distance between the slit and screen is increased, what will be the effect on the bright fringe width? तो अगर हम d को बढ़ाते हैं तो फ्रिंज विड्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो दिख रहा है यहां से कि बीटा और d डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इसका मतलब इफ यू इंक्रीज द d देन बीटा विल इंक्रीज. तो अगर आप स्क्रीन और स्लिट्स के बीच के सेपरेशन को बढ़ाते हो, ज्यादा दूर करते हो, तो बीटा भी क्या होगा? बढ़ेगा.
फ्रिंजेस की विड्थ विल इंक्रीज। स्मॉल डी के साथ कैसा रिलेशन है इसका? इनवर्स रिलेशन है, मतलब अगर स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस को इंक्रीज कराओगे तो फ्रिंज विड्थ क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस तुमसे एग्जाम में पूछेगा व्हिच आर रिलेशन बेस्ड ओनली। ओके, तो ये रिलेशन से तुम ऐसे क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने डिस्कस कर दिए हैं, क्योंकि ये कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है। देखो, ठीक, न्यूमेरिकल तो आप कर लोगे, बट ये ज्यादा पूछता है, व्हाइट कलर वाला एंड ऑल दीस थिंग्स। ओके, नाउ अब एक और क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में, एंड दैट इज सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। कि आता है एग्जाम में कि आपको सस्टेन्ड इंटरफेरेंस कैसे मिलेगा स्क्रीन में। सस्टेन्ड का मतलब है कि जो परसिस्ट करे लॉन्ग टाइम तक स्क्रीन में। ऐसा नहीं कि इंटरफेरेंस बन रहा है, ब्लड हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है, ऐसा नहीं। हमें एक कांस्टेंट पैटर्न दिखना चाहिए स्क्रीन में और फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ऐसा नहीं कि अभी वो दिखा तुरंत एंड देन इट वैनिसेस। तो हमारा जो इंटरफेरेंस होना चाहिए, इट शुड बी सस्टेन करना चाहिए स्क्रीन में। वो इट शुड सस्टेन एंड क्लियरली विजिबल, और वो देखने में क्या होना चाहिए? बहुत ही विजिबल होना चाहिए। उसको हम कहेंगे सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस का मतलब पैटर्न मस्ट बी क्लियर, पैटर्न मस्ट बी क्लियर एंड सस्टेन्ड on screen for long time। मतलब वैनिश नहीं हो जाए तुरंत कुछ, और ब्लड नहीं होना चाहिए, शुड बी क्लियर। तो बताओ कब कब आपको सस्टेन मिलेगा इंटरफेरेंस? तो कोहेरेंट सोर्स होने चाहिए। वो तो बेसिक कंडीशन है इंटरफेरेंस की। सोर्स कैसे होने चाहिए? कोहेरेंट होने चाहिए। तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, सोर्स मस्ट बी कोहेरेंट। सेकेंड, अगर हमें बहुत क्लियर पैटर्न चाहिए तो एम्पलीट्यूड भी क्या होनी चाहिए वेव्स की? सेम, तभी आपको ब्राइट क्लियर दिखेगा और डार्क क्लियर दिखेगा। सो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स शुड बी सेम। तो एम्पलीट्यूड ऑफ इंटरफेरिंग वेव मस्ट बी सेम और नियरली इक्वल टू ईच अदर, या लगभग आपस में बराबर हो या तो आसपास हो। बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड में डिफरेंस ना हो, वरना फिर क्लियर पैटर्न नहीं दिखेगा आपको। ठीक, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ मस्ट बी सेम। वो तो कोहेरेंट से क्लियर हो गया कि अगर हमने कोहेरेंट कह दिया तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स विल बी सेम, वेवलेंथ विल बी सेम। इंपॉर्टेंट था ये एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट, स्लिट विड्थ मस्ट बी स्मॉल। Slit width must be small, or you can say that slits should be narrow। जो स्लिट है ना आपकी, वो जो पिन होल आप क्रिएट करते हो स्क्रीन में, वो क्या होना चाहिए? बहुत ही नैरो। मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि अगर आपको वेव प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से देखना है तो आपकी स्लिट की साइज क्या होनी चाहिए? एज स्मॉल एज पॉसिबल। इसलिए नैरो स्लिट्स होनी चाहिए। दैट इज वन इंपॉर्टेंट कंडीशन। क्लियर? तो ये कुछ बेसिक बातें हैं सस्टेन्ड इंटरफेरेंस को लेकर के, कि आप एक सस्टेन्ड इंटरफेरेंस कैसे ऑब्टेन करोगे स्क्रीन पर, तो बाय अप्लाइंग दीज कंडीशंस। नाउ एक और क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है कि कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं पहली बात तो, और उसका इंपॉर्टेंस क्या है इंटरफेरेंस के लिए। दैट इज वन थ्योरेटिकल क्वेश्चन व्हिच इज आस्क्ड, व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेज एंड व्हाट इज देयर इंपॉर्टेंस इन इंटरफेरेंस। तो कोहेरेंट सोर्सेज तो हमें पता है क्या होते हैं, such sources of light which have same frequency and a constant phase difference, such sources are called coherent sources। और हमें पता है कि कोहेरेंट सोर्सेज से ही क्या फॉर्म होता है? आपका इंटरफेरेंस होता है। अगर इनकोहेरेंट है तो इंटरफेरेंस पैटर्न हमें नहीं मिलेगा। तो इन ऑर्डर टू अचीव द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, सोर्सेज क्या होने चाहिए आपके? यही इंपॉर्टेंस है कोहेरेंट सोर्स की, कोहेरेंट सोर्स से ही इंटरफेरेंस हो सकता है। अगर सोर्सेज इनकोहेरेंट हुए तो इंटरफेरेंस आपको, तो ये इंपॉर्टेंस है उसकी। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ द YDAC। अब देखो कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं कि इससे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। देखो YDAC इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक in all the physics, I would say in any competitive exam if you go,
or in your board examination, 100% one question is going to come from this topic for sure. Either it can come in the theoretical form or in terms of numerical, but there will be one question because this is very important topic for any exam conducted across the world. So mark it very important, okay? इसीलिए मैं इसको अच्छे से डिस्कस कर रहा हूँ और अभी न्यूमेरिकल भी करेंगे इससे। So let's deal with a numerical. चलो अभी हम रेड और वायलेट का प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल। चलो रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती है बताएं। तो चलो दो स्टूडेंट हैं, लेट्स से वन इज अंशुमन एंड द अदर वन इज अभ्युदय। Anshuman conducted the YDAC with the help of red color light, and we all know for red color the wavelength is 700 diffraction or diffraction. Okay, so let's move on to diffraction or diffraction. Okay, so what is the basically diffraction of light or diffraction of light? What is the definition of diffraction of light? So write the definition: the bending of light around the corners of small obstacles. The bending of light around the corners of small obstacles or small apertures is called diffraction of light or diffraction of light around corners of small apertures or small obstacles. तो देखो एक अगर बहुत छोटा ऑब्स्टेकल रख देना हम लाइट के पाथ में, या एक बहुत छोटा सा एपर्चर बना दें लाइट के पाथ में, एपर्चर मींस होल स्लिट, दीज आर कॉल्ड एपर्चर्स, ओके लीव इट सीट लेटर। तो अगर आप एक लाइट के पाथ में एक बहुत छोटा सा ऑब्स्टेकल रख दो या फिर आप एक बहुत छोटा सा एपर्चर रख दो, तो लाइट में क्या टेंडेंसी होती है कि वो इसके कॉर्नर्स के अबाउट में क्या कर जाती है, बेंड कर जाती है। इट बेंड्स अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टेकल और इन स्मॉल, दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको समझते हैं और डिटेल में। इसको मैं जूम कर रहा हूं इस डायग्राम में। तो देखो ये ऑब्स्टेकल है ऐसा, और यहां पे क्या लगा दी मैंने, एक स्क्रीन, एक ये एपर्चर है ऐसा, यहां पे मैंने लगा दी स्क्रीन। नाउ ऐसे आपने इस पे लाइट को इंसिडेंट कराया, ठीक, इस पे भी आपने लाइट को क्या कराया, इंसिडेंट कराया। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, आपको क्या एक्सपेक्ट हो रहा है कि आपको पीछे स्क्रीन में कैसा पैटर्न दिखना चाहिए? तो यू ऑल मस्ट बी एक्सपेक्टिंग कि देखो सर इसके पीछे वाले रीजन में तो यहाँ शैडो है, व्हाट मस्ट बी हियर, इसके ऊपर फिर आपको क्या दिखनी चाहिए, लाइट। यही आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इतने रीजन में जितने में ऑब्स्टेकल रखा है उसके पीछे शैडो होनी चाहिए और उसके बाद में क्या होगी, आपको ब्राइटनेस मिलेगी। दैट इज व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग। यही पार्टिकल नेचर बताता है, स्ट्रेट पाथ। बट व्हाट हैपेंस, और यहां पर क्या होनी चाहिए कि जितने में स्लिट है सिर्फ उतने से लाइट पास होनी चाहिए, बाकी यहां पे क्या रहेगा, सेट, यहां पर भी क्या रहेगा, सेट। तो ये होनी चाहिए ब्राइट, तो यहां पे ब्राइट कलर का एक सर्कल बन जाएगा। एक होल से तुम लाइट पास कराओगे तो उतने ही होल के डायमीटर इक्वल तुम एक्सपेक्ट करते हो कि एक ब्राइट कलर का सर्कल बनेगा पीछे स्क्रीन में। यही है ना एजम्पशन लाइट नेचर के अकॉर्डिंग। बट दिस डजंट हैपेंस if the size of this obstacle or the size of this aperture is very small. बड़ी चीजों में ये ट्रू है, in the large objects and large apertures this thing is true, but if the size of these aperture and these obstacle is very small, और small का मतलब इनकी साइज लाइट की वेवलेंथ की क्या होनी चाहिए,
कंपेरेबल होनी चाहिए। तो अगर लाइट की वेवलेंथ है नैनोमीटर्स में, तो इनकी भी साइज कितनी होनी चाहिए? अगर नैनोमीटर्स में नहीं पॉसिबल है तो कम से कम माइक्रोमीटर्स के ऑर्डर में तो होनी ही चाहिए, मतलब कंपेयर करा सको आप दोनों को, इतनी होनी चाहिए। दिस मस्ट बी आल्सो स्मॉल वेरी। तो अगर जब ऐसा होगा कि ऑब्स्टेकल बहुत छोटा है और ये भी बहुत छोटा है, तो लाइट की टेंडेंसी होती है कि वो कॉर्नर्स के अबाउट में क्या कर जाती है? बेंड। तो वो सीधे ना जाएगा, ऐसे बेंड करके ना ऐसे। तो इसका मतलब आपको लग रहा था कि यहाँ पे शैडो मिलने वाली थी, लेकिन जो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? राइट। यहाँ पर भी क्या मिल जाएगा? राइट। शैडो बहुत कम पार्ट में, तो लाइट ने क्या किया? यहाँ पे कॉर्नर से बेंड हो गई। सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन हियर। तुमको लग रहा है कि सिर्फ यहाँ पर ब्राइट होनी चाहिए, नहीं, लाइट यहाँ से ऐसे बेंड कर जाएगी, आपको इतने में ब्राइट दिखेगा। तो समझ में आया? So this phenomenon is known as the diffraction of light. So bending of light around the corners of tiny obstacles or the corners of apertures. This phenomenon is known as diffraction of light. अब देखो डेली लाइफ में क्या हम डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व कर पाते हैं? क्या हमने कभी देखा है कि देखो दरवाजे के साइड से किसी ने टॉर्च मारी और वो कॉर्नर से ऐसे बेंड होके आ गई? क्या हमने कभी ऐसा देखा है लाइट को बिहेव करते? नहीं देखा। क्यों? क्योंकि अगर आप इस डोर की साइज को देखो तो इट इज इन मीटर्स, इट इज इन वेरी लार्ज ऑब्जेक्ट। दिस विंडो इज आल्सो इन मीटर्स, दिस इज आल्सो वेरी लार्ज एज कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, दिस इज आल्सो वेरी लार्ज एज कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ। तो यहाँ पे तो फिर दिखेगा ही डिफ्रैक्शन हमको, उसके लिए छोटा होना चाहिए साइज। समझ आया? तो अगर आपको डिफ्रैक्शन देखना है तो आप क्या करो, एक कागज लो और उसमें एक पिन होल क्रिएट करो और रूम में एकदम ब्लैक डार्क कर दो, अंधेरा कर दो, और फिर उस पिन होल में आप पीछे से टॉर्च लाइट डालो और फिर देखो पीछे दीवार में कैसा पैटर्न दिखता है। तो वो डिफ्रैक्शन का पैटर्न आपको दिखेगा। द सेम थिंग आई हैव टोल्ड यू। यू कैन आल्सो यूज अ ब्लेड। जो ब्लेड आती है ना आपकी, उसमें बीच में वो बने रहती है स्लिट टाइप की एक कटिंग, आप उससे भी लाइट पास कराओ और पीछे एक स्क्रीन लगाओ, आपको एक पैटर्न दिखेगा डिफ्रैक्शन का। ऑल्दो वो स्लिट की साइज भी काफी बड़ी है, बट समथिंग विल बी देयर। ओके, सो यू कैन परफॉर्म दीज एक्सपेरिमेंट्स एट योर होम एंड ऑब्जर्व दिस पैटर्न बाय योरसेल्फ। ओके, नाउ लेट्स गो ऑन टू द मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द। अच्छा, क्या डेली लाइफ में हम साउंड के डिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व कर पाते हैं क्या? देखो, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इंटरफेरेंस हो सकता है, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या भी हो सकता है। हम यहाँ लाइट को लेके पढ़ रहे हैं, बट दीज टू फेनोमेनन्स ऑकर फॉर एनी वेव। कोई भी जनरल वेव है उनमें ये फेनोमेनन आपको देखने को मिलेंगे। तो साउंड वेव में भी ये चीज होती है। दिस थिंग आल्सो हैपेंस इन। क्या डेली लाइफ में आप साउंड को ऐसा ऑब्जर्व कर पाते हो क्या? देखो, साउंड सुन पाओगे, ऑब्जर्व तो क्या आपको ऐसा कभी फील हुआ कि ये डोर है, पूरा रूम पैक है और डोर के सामने से कोई खड़ा होकर बोलेगा तब तो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ है, आपको सुनाई देगा, वो तो स्ट्रेट पाथ वाली बात हो गई। लेकिन अगर कोई डोर के कॉर्नर से बात कर रहा है तो क्या आपको रूम के अंदर सुनाई देता है? रूम के अंदर आवाज, इसका मतलब वहां से साउंड वेव बेंड हुई होगी कॉर्नर से, देन इट हैव एंटर्ड द। तो साउंड वेव का डिफ्रैक्शन हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। अब उसका रीजन बताओ, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि साउंड वेव की जो वेवलेंथ होती है, इट इज इन योर मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स। वो किसमें होती है? मीटर। और दैट्स व्हाई जो डेली लाइफ के ऑब्जेक्ट्स हैं उसके थ्रू उसमें क्या देखने को मिल जाता है आपको। तो दैट इज द रीजन। ओके, सो दैट्स द डिफरेंट स्टोरी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू the more analytical study of this diffraction. So diffractions are categorized into two categories. One is Fresnel diffraction and the other one is Fraunhofer's diffraction. Fraunhofer diffraction. Okay, सो हम जो स्टडी करेंगे वो फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन की स्टडी करेंगे। दिस वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इन दिस करंट चैप्टर। ओके, सो डिफरेंस लेकिन लिख लेते हैं दोनों में कि होते क्या है डिफरेंसेस। तो लिखें फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में कि इन दिस डिफ्रैक्शन द सोर्स एंड द स्क्रीन आर प्लेस्ड क्लोज, सोर्स
and screen are placed close to aperture, or slit. तो देखो फ्रेशनल डायफ्रैक्शन में क्या होगा कि हमको एक स्लिट चाहिए होगी डिफ्रैक्शन के लिए। डिफ्रैक्शन अगर हमें कराना है तो या तो एक बहुत छोटा सा ऑब्स्टिकल चाहिए या फिर एक बहुत टाइनी सी हमें क्या बनानी पड़ेगी, स्लिट बनानी पड़ेगी। तो देखो YDAC में 2 स्लिट्स का यूज होता था, डिफ्रैक्शन में सिंगल स्लिट। तो कभी भी क्वेश्चन आ गया सिंगल स्लिट से रिलेटेड एग्जाम में, तो कई बार ना आप कंफ्यूज हो जाते हो क्वेश्चन में कि ये इंटरफेरेंस का क्वेश्चन है कि डायफ्रैक्शन का है। तो सिंगल स्लिट मींस डायफ्रैक्शन, डबल स्लिट्स मींस दैट इज द डिफरेंस बेसिक। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो हमें एक स्लिट चाहिए यहां पर, सिंगल स्लिट। अच्छा, तो क्या होगा कि ये लेट्स से स्लिट है, तो जो सोर्स होगा कोई ना कोई लाइट का, और फिर हमें पैटर्न को ऑब्जर्व करना है तो उसके लिए क्या भी रखना पड़ेगा। तो ये है आपका एपर्चर, ये है आपका सोर्स, और ये क्या है, स्क्रीन। तो क्या होगा, इन फ्रेशनल डायफ्रैक्शन तीनों बहुत पास में होंगे, ऑल द थ्री विल बी वेरी क्लोज टू। तो इस एपर्चर के पास में सोर्स होगा और इस एपर्चर के पास में ही क्या होगी, स्क्रीन। तो नियर होंगे सब। सच डायफ्रैक्शन विल बी कॉल्ड। इसमें क्या होगा, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में लिखें, इन दिस डिफ्रैक्शन सोर्स एंड स्क्रीन आर प्लेस्ड एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम एपर्चर। जस्ट इसका उल्टा, यहाँ पे ये स्मॉल होंगी डिस्टेंसेस, दिस विल नॉट बी वेरी लार्ज। in Fraunhofer diffraction the source and the screen are placed at large distances from the aperture। तो aperture से बहुत large distances पे होंगे। तो देखो ये है aperture आपका, तो जो source होगा वो कहां पे होगा, इंफिनिटी पे होगा यहाँ पर। तो जब भी हम Fraunhofer diffraction की बात करेंगे तो source को कहां हमेशा मान के चलेंगे, क्योंकि large distance है। तो इसका मतलब इससे कैसी वेव फ्रंट्स आ रही होंगी इसकी तरफ, प्लेन वेव फ्रंट्स। व्हाट टाइप ऑफ वेव फ्रंट्स, लेकिन यहाँ पर पास में था तो कैसी वेव फ्रंट जाएंगी, स्फेरिकल। अगर पास में सोर्स रखा है तो कैसी वेव फ्रंट इंसिडेंट होंगी, और यहाँ पर प्लेन वेव फ्रंट। तो हमको इसको स्टडी करना है यहाँ पर। और जो स्क्रीन होगी ना वो भी पास में ही होगी, तो दूर होगी, इससे सोर्स भी दूर होगा और स्क्रीन भी। तो हमको इसी फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन की स्टडी करनी है in our syllabus। तो लिखें, हेडिंग डालें, Fraunhofer diffraction through single slit। Fraunhofer's diffraction through single slit। Fraunhofer's diffraction through single slit। ओके, तो आपके लिए एक टास्क है ना कि आप डेली लाइफ में व्हाट आर द वेव्स who undergo diffraction in our daily life, और जिनको हम ऑब्जर्व करते हैं डेली लाइफ में। क्लियर? तो इनके बारे में आप थोड़ा सर्च करिए कि कहाँ-कहाँ डायफ्रैक्शन होता है और उसका यूज क्या-क्या होता है, आपके एप्लीकेशंस क्या हैं डेली लाइफ में। तो इसके बारे में थोड़ा पता करिएगा डायफ्रैक्शन के बारे में। अब हम यहाँ पे फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन पढ़ने जा रहे हैं। थ्रू single slit। okay, so there will be a single slit here। मैं उसको थोड़ा जूम करके बना रहा हूं, but that will be very small। okay, मैं उसका क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूं बस ऐसे। ये एक स्लिट है आपकी, A B is your slit। स्लिट की कुछ विड्थ होगी यहाँ पर, let the width of this slit is D। so this slit is of a width small d। वहां पे स्मॉल डी क्या था, वहां पे दोनों स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस थी डी। यहाँ पे सिंगल स्लिट की विड्थ को हम डी से दिखा रहे हैं। तो समझ में आया, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ डी ऑफ YDAC एंड डी ऑफ, यहाँ पे डी विड्थ है, वहां पे डी सेपरेशन होता था दोनों स्लिट्स के बीच का YDAC। क्लियर? तो थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी इसका ध्यान देंगे यहाँ पर। अच्छा, अब क्लियर सी बात है, इस पे कैसी वेव फ्रंट इंसिडेंट होगी, प्लेन वेव फ्रंट। तो लेट अ प्लेन वेव फ्रंट W dash is going towards this slit, is incident on this slit। okay, so now what do you observe here,
क्या होगा बेसिकली, यहां पे हम क्या रख देंगे, एक स्क्रीन रख देंगे, ठीक। लेट्स से द स्क्रीन इज एट ए डिस्टेंस कैपिटल D फ्रॉम द स्लिट। अब देखो क्या होगा, ये वेव फ्रंट चलता हुआ जा रहा है, इट इज ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग, नाउ इट रीच्ड द स्लिट, नाउ इट हैज रीच्ड द, अब क्या होगा इसके बाद, दैट इज द इंपॉर्टेंट। तो ये बताओ इस वेव फ्रंट का द पोर्शन, लेट्स से दिस पोर्शन इज सम a डैश एंड b डैश, तो सिर्फ a डैश b डैश वाला जो पोर्शन है वेव फ्रंट का वही स्लिट से पास करेगा, द अपर पोर्शन एंड द बिलो पोर्शन विल बी ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द साइड, वो रुक जाएगा, सिर्फ इतना ही पोर्शन इसके आगे क्या करेगा, कैरी फॉरवर्ड करेगा, क्लियर, दैट इज जस्ट कॉमन सेंस। नाउ अब जब लेट्स से ये a डैश b डैश पोर्शन यहां पर पहुंचा, अब उसके बाद क्या होगा, दैट इज वी हैव टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली कि अब वेव फ्रंट पे क्या चीज होने वाली है। तो देखो ये बताओ, नाउ दिस वेव फ्रंट हैज रीच्ड AB, कहां पहुंच चुका है, AB, लेट्स से दिस इज द सेंटर लाइन, बाइसेक्टर ऑफ दिस AB, this is the center of the screen, this is center point O। now क्या होगा, as per हाइजेंस प्रिंसिपल इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक नए सोर्स की तरह बिहेव करेगा, each point of this wavefront or each point of this slit will behave as a fresh source of disturbance, एक नए सोर्स की तरह बिहेव करेगा, तो मतलब हर एक पॉइंट से क्या निकल रही होगी, और वो सब इस पीछे वाले रीजन में क्या करेंगे, सुपरपोज, उससे हमें स्क्रीन पे क्या मिलेगा, कुछ पैटर्न मिलेगा, एंड दैट पैटर्न विल बी योर डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो वो जो पैटर्न मिलेगा वो कैसा मिलेगा, अच्छा जो इंटरफेरेंस में मिलता था उससे कुछ अलग पैटर्न मिलता है, मैं आपको बताता हूँ व्हाट टाइप ऑफ पैटर्न यू विल ऑब्टेन इन दिस। तो अगर आप पैटर्न की बात करूं ना यहां पर, तो आपको मिलेगा कि आपको सेंटर पे एक बहुत ही ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, उसके बाद ऐसे कुछ इंक्रीजिंग इंटेंसिटी का पैटर्न मिलता है। तो ये है आपका इंटेंसिटी एक्सिस, ये है आपकी y एक्सिस, ओके, सो दिस वन इज योर y एक्सिस एंड दिस इज योर सेंटर ऑफ द स्क्रीन। तो कैसा पैटर्न मिलता है डायफ्रैक्शन में, you obtain the maximum intensity at the center of the screen, आपको स्क्रीन के सेंटर पे जो इंटेंसिटी मिलेगी वो क्या मिलेगी, मैक्सिमम, और जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाते जाएंगे आपको इंटेंसिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगी, और आफ्टर 2-3 मैक्सिमाज दे विल वैनिश, 2-3 मैक्सिमा मिलने के बाद क्या हो जाएगा, क्योंकि इतनी कम इंटेंसिटी हो जाएगी कि वो हमें दिखेंगे ही नहीं, तो जो बचे हुए मैक्सिमा है दे विल नॉट बी विजुअल। तो 2 ही 3 मैक्सिमा दिखते हैं जनरली, आपको एक सेंटर पे ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, बहुत ब्राइट कलर का मिलेगा डॉट, और उसके बाद साइड में भी छोटे छोटे फ्रिंजेस मिलेंगे, बट उनकी इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, लो होती जाएगी, और आफ्टर 2-3 मैक्सिमाज दे विल वैनिश। तो दिस पैटर्न यू ऑब्टेन इन द डायफ्रैक्शन, जबकि YDAC में क्या था, थ्रू आउट इंटेंसिटी क्या थी, सेम, और सबकी क्या 4I0 थी इंटेंसिटी, तो यहां पर वैसा नहीं, यहां डिक्रीजिंग पैटर्न हमें देखने को मिलता है, क्लियर। अच्छा अब हम इन सब पर पढ़ेंगे क्यों ऐसा हो रहा है, बट हमें रिजल्ट पहले अगर पता चल जाए तो फिर हम लोग जब स्टडी करेंगे तो हमको समझ में आएगी चीजें कि हाँ ऐसे हो रही है, ठीक। अच्छा एक और ऑब्जर्वेशन था, ये देखो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की क्या है ये विड्थ, इसको उन्होंने क्या कहा था, सेंट्रल मैक्सिमम कहा है, सो दिस इज कॉल्ड सेंट्रल मैक्सिमम, और ये जितने भी बचे हुए मैक्सिमाज हैं इनको सेकेंडरी मैक्सिमा कहा जाता है, तो दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी मैक्सिमाज। और ये बीच में डार्क है, जो जिनकी इंटेंसिटी 0 है बीच के रीजन में, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, डार्क। तो देखो इस पॉइंट की इंटेंसिटी क्या है, तो यहाँ डार्क बीच में है, यहाँ पे इंटेंसिटी देखो ज्यादा है, यहाँ थोड़ा कम हुई, बीच में 0 है मतलब यहाँ डार्क होगा, क्लियर। सो ऐसा पैटर्न नहीं मिलेगा स्क्रीन में कि तुमको ऐसे कर्व मिलेगा, मैं ये क्या शो कर रहा हूं आपको, इंटेंसिटी का वेरिएशन शो कर रहा हूं स्क्रीन में, दिस इज द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑन द
आपको ऐसा पैटर्न नहीं देखने को मिलेगा कि ये कर्व आपको बना हुआ दिखे स्क्रीन में। ये पैटर्न है आपको जो बताएगा कि सेंटर पे मैक्सिमम इंटेंसिटी, और वो इंटेंसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज करेगी, जीरो होगी, इट अगेन इंक्रीजेस फिर डिक्रीजेस। पैटर्न है आपका ये इंटेंसिटी के वेरिएशन का। ओके, सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू ऑब्टेन। तो इसकी कुछ विड्थ होगी सेंट्रल मैक्सिमम की, लेट इट बी नॉट, लेट इट, और बाकी बचे जो सेकेंडरी मैक्सिमाज हैं उनकी विड्थ को बीटा से डिनोट किया जाएगा, ब्लैकनेस। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो सेंट्रल वाला मैक्सिमा होता है ना, इसकी जो विड्थ होती है ना, वो सेकेंडरी मैक्सिमाज की विड्थ का डबल होती है। ये जो बीटा नॉट मिलता है दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स बीटा। तो बीटा नॉट क्या मिलता है, डबल होता है सेकेंडरी मैक्सिमाज की विड्थ का। सो सेंट्रल मैक्सिमम इज ट्वाइस द विड्थ ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमाज। बाकी सभी सेकेंडरी मैक्सिमाज की विड्थ क्या होगी, सेम, बट जो सेंटर वाला मैक्सिमम होगा वो डबल होगा बाकी का। डन। तो ये कुछ बेसिक ऑब्जर्वेशन थे। तो देखो हमारा टास्क क्या है, हमारा टास्क ये है कि हमको लोकेशंस निकालनी होगी ब्राइट। ये जो पहला मैक्सिमा है इसको हम P1 कह दें, इसको क्या कहते हैं, P2। वैसे ही ये भी P1 है और ये क्या है, अच्छा ये बीच में क्या है D1, ये क्या है बीच में D2। दिस इज योर D1 एंड दिस इज योर D2। यहाँ पे भी अल्टरनेट डार्क और ब्राइट मिल रहे हैं, बट इंटेंसिटी वेरिएशन हो रहा है। यहाँ पे इंटेंसिटी का क्या हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है। और विड्थ भी देखो सेम नहीं है, सेंटर वाले की विड्थ डबल है बाकी सबकी विड्थ का, जबकि इंटरफेरेंस में सभी फ्रिंजेस की विड्थ क्या होती थी, डिफ्रेक्शन और इंटरफेरेंस में कई बार एग्जाम में डिफरेंसेस पूछता है, यही सब डिफरेंसेस आपको लास्ट में लिखने होंगे, तो इनको सुनते रहिए प्रॉपर्ली। अब देखो, तो हमारा टास्क होगा कि हमें लोकेशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस निकालनी होगी, हमें लोकेशन ऑफ, और फिर हमें फ्रिंज विड्थ निकालनी होगी सेंट्रल मैक्सिमम की और इन सेकेंडरी में। इतने से हमारा टास्क क्या हो जाएगा पूरा। दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। यही चीज हमने कहां पे की थी, इंटरफेरेंस। तो कुछ वही चीजें यहां पे करनी है। अब किसी भी जनरल पॉइंट की बात करें तो चलो सबसे पहले सेंटर पॉइंट की बात करते हैं, क्योंकि वहां पे भी हमने सबसे पहले किसकी बात की थी, सेंटर पॉइंट की बात की थी। फिर हम क्या करेंगे, कोई जनरल पॉइंट लेंगे, क्या करेंगे स्क्रीन पे कोई, और फिर उस जनरल पॉइंट पे हमें क्या पता होना चाहिए, पार्ट डिफरेंस। उस जनरल पॉइंट पे हमें क्या पता होना चाहिए, जो वहां क्या आया था, d sin थीटा, वहां पे क्या आया था, तो यहां पर भी क्या आएगा, सेम थिंग मिलेगा। हम देखेंगे ये सारी चीजें, बस मैं एक आपको रिलेट कर रहा हूं इंटरफेरेंस से डायफ्रैक्शन को, ठीक। तो यहां पर भी सेम प्रोसीजर वी विल फॉलो 1 by 1। तो सबसे पहले डालें, इसमें कुछ लिखें थोड़ा सा, अच्छा हाँ, वो उसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, हमको बस प्रोसेस समझनी है। एक्चुअल में इस एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर एक लेंस भी रहता है जो यहाँ पे रेज को कन्वर्ज और कन्वर्ज करने के लिए यूज होता है। देखो यहाँ से अगर वेव फ्रंट देखोगे तो कैसा चलता है प्लेनर, इसके बाद वो वेव फ्रंट क्या कर जाएगा, स्क्रीन में कन्वर्ज कर जाएगा, ठीक। तो वो चीज यस इसका यूज आना है, बाकी इसका कोई हमारे एनालिसिस में इसका कहीं भी कोई रोल नहीं आने वाला है, ठीक। दैट्स द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ओनली, तो उसको आप दिखाएंगे एग्जाम में जब भी होगा। चलो अब हम सेंट्रल मैक्सिमम की बात करते हैं, तो कुछ लिखे पहले थोड़ा सा, फिर हम सेंट्रल मैक्सिमम लिखेंगे। लिखो कंसीडर ए प्लेन वेव फ्रंट ww डैश, कंसीडर अ प्लेन वेव फ्रंट ww डैश इज इंसिडेंट on a slit AB, is incident on a slit AB of width small d, of width small d, full stop। इसके बाद लिखें each point of this slit will behave as a new source, each point of this slit will behave as a new source of secondary waves, new source of secondary wave which interferes, which superimpose, not interfere, which superimpose with each other
will superimpose this with each other and a pattern is obtained on a screen and the pattern is called diffraction pattern full stop. क्लियर? इसके बाद लिखें हेडिंग चेंज करके मतलब पैराग्राफ चेंज करके हेडिंग डालें सेंट्रल मैक्सिमम। अब हम सेंट्रल मैक्सिमम की बात करने वाले हैं, मतलब सेंटर की बात करने वाले हैं स्क्रीन के। तो सेंट्रल मैक्सिमम की हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर क्या होगा देखो। तो एट पॉइंट सी, अब देखो मैं इसको हटा दे रहा हूं क्योंकि इसका अब यहाँ पे हमें रोल नहीं है। Now see here, चलो अब देखो, अगर हम रेंज के टर्म्स में दिखाएं यहाँ पर, किसके टर्म्स में? रेंज के टर्म्स में। तो देखो यहां से ये वेव फ्रंट ऐसे मूव करता हुआ जाएगा। तो यहां पर लेट से ये एक रे गई, एक रे बी पॉइंट से। अब देखो, अब इन दोनों रेज को ये सी पॉइंट पे क्या करा देगा? कन्वर्ट। अब यहाँ पे हम रे ना बोलकर कहते हैं एक वेव ए से यहाँ पड़ी ऐसे और एक सेकेंडरी वेव बी से कहां पहुंची? इस लेंस तक। अब इन दोनों को दिस लेंस विल कन्वर्ज एट दिस पॉइंट सी। क्लियर? मैं डायरेक्ट भी यहां से ऐसे दिखा सकता था, बट दैट इज द यूज ऑफ दिस। ठीक, अब देखो, अब यहां पर ये जो ए पॉइंट से एक सेकेंडरी वेव आके यहां पर मिली और एक सेकेंडरी वेव कहां से आकर के मिल रही है? बी पॉइंट से आकर। अगर देखो तो क्या दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस क्या है? 0, क्योंकि दोनों जो पाथ ट्रैवल करके आ रही है दैट इज सेम। तो ये भी सेम पाथ को ट्रैवल करते हुए आ रही है। द सेम पाथ इज ट्रैवल्ड बाय द वेव फ्रॉम पॉइंट बी। तो बताओ दोनों में कैसा इंटरफेरेंस होगा यहाँ पर? What type of interference will take place here between the two secondary waves which are coming from point A and point B? Path difference 0. Constructive interference. What type of interference? तो इसका मतलब ये दो सेकेंडरी वेव कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर जाएंगे। That means these two form a bright fringe. These two form a, सिर्फ यही दो वेव नहीं आ रही होंगी, ये मैंने सिर्फ उन दो सेकेंडरी वेव का यूज किया है जो कहां से आ रही है? ए से। हमारी स्लिट का हर पॉइंट एक सेकेंडरी वेव को भेज रहा होगा। ईच पॉइंट ऑफ दिस स्लिट विल सेंड वन। तो इस स्लिट के ना मैं दो पार्ट कर रहा हूं। लेट अस डिवाइड स्लिट इन टू पोर्शंस, अपर हाफ पोर्शन एंड लोअर हाफ। अब देखो ध्यान से, तो अपर हाफ में एक ही सेकेंडरी वेव हो गई, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक सेकेंडरी वेव कहां थी? नीचे। और इन दोनों का पार्ट डिफरेंस क्या था? 0। वैसे ही मैं इसके ए के नीचे एक ए डैश पॉइंट ले रहा हूं। क्या ए डैश से भी कोई एक वेव निकली होगी? वो भी कहां पहुंचेगी? सी पर। तो इस ए डैश से करस्पॉन्डिंग यहां पे कोई पॉइंट क्या होगा? बी डैश, उससे भी एक वेव पहुंचेगी। और क्या ये दोनों भी कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी? These two also meet constructively at point। अब हम फाइनल कंक्लूजन देने वाले हैं कि for each point on the upper half there exists a point in the lower half such that the two waves coming from those two points will meet constructively at the point। तो ओवरऑल देखा जाए तो सभी वेव्स के बीच में यहाँ पे क्या हो रहा है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। इसीलिए हमें सेंटर पे क्या मिलता है? एक मैक्सिमम मिलता है। सेंटर पे क्या मिलता है? और मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है, क्योंकि ऑल द वेव आर मीटिंग कंस्ट्रक्टिवली। ऑल द वेव्स आर मीटिंग कंस्ट्रक्टिव, कहीं भी डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। इसको लिख लेते हैं, पहले लिखो। all the secondary wavelets going through the slit AB
meet at the central point O of the screen, meet at the central point C of the screen, meet at the central point C of the screen constructively, meet at the central point C of the screen constructively. Hence a bright maxima will be formed at the center of the screen. Hence a bright maximum will be formed at the center of the screen. Hence a bright maximum will be formed at the center of the screen. समझ गए? अब एक जनरल पॉइंट लेते हैं कोई, ठीक? तो लिखो नीचे, हेडिंग डाल लो, जनरल पॉइंट पी। अब हम किसी जनरल पॉइंट पी की बात करने वाले हैं, ठीक? तो जनरल पॉइंट पी। अब हम क्या करते हैं, इस स्क्रीन पे ना कोई एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं एंड लेट्स से दैट जनरल पॉइंट इज, अच्छा, जैसे इस वेव से सी पर वेव पहुंच रही थी, वैसे ही कुछ वेव कहां पे भी पहुंच रही होगी, पी पर भी, क्योंकि बहुत सारी वेव निकलती हैं यहां से, क्लियर? तो उसको हम दिखाते हैं इस पी पॉइंट वाली वेव इसको जो पहुंच रही होगी। तो लेट अस टेक वन वेव गोइंग फ्रॉम ए, यस, मैं इसके लिए सेपरेट एक सेपरेट डायग्राम इसके लिए ड्रॉ कर दूं। This is point B. This is your point B, let's say, at a distance y from the center of the screen. Okay? Now, इस पॉइंट की कुछ एंगुलर पोजीशन भी होगी, देयर विल बी सम एंगुलर पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट, उसको हम क्या कहते हैं, कितना है, थीटा। सो थीटा इज द एंगुलर पोजीशन ऑफ दैट पॉइंट डी। अच्छा, अब फिर से वही जंक्शन, ये सभी आपस में क्या होंगे, पैरेलल। तो चलो एक काम करो, हमारा टास्क क्या है, इस पॉइंट पी पर जो ये दो वेव जाके मिल रही हैं ए से और बी से, उनके बीच का हमें क्या यहाँ पे पता करना है, पाथ डिफरेंस। वी हैव टू डिटरमाइन द, उसके लिए क्या करें, ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ए ऑन दिस, let this point is M, and we all know that this BM will be the path difference। तो ये जो BM है ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, path difference। अब देखो, तो हमें पता है कि पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इज गिवन बाय डेल्टा एक्स, which will be equal to dm and that will be equals to d sin theta। ये हम कर चुके हैं पिछली क्लास में, ठीक, कि अगर ये वाला एंगल देखो थीटा है तो दिस एंगल विल आल्सो बी, और अगर ये d है तो दिस बेस विल बी d sin थीटा। ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, d sin थीटा, डेल्टा x विल बी d sin थीटा।
तो हमको पाथ डिफरेंस पता है कि किसी भी एक जनरल पॉइंट P पर स्क्रीन के A और B से जो दो वेव पहुंच रही होंगी उनके बीच का पाथ डिफरेंस कितना होगा, d sin थीटा। ओके, लिखो इसमें, राइट, लिखो द सेकेंडरी वेवलेट रीचिंग टू पॉइंट P, द सेकेंडरी वेवलेट्स रीचिंग टू पॉइंट P from A and B, from A and B, from A and B in different phase, in different phase or have different path lengths, or have different path lengths। तो उनका फेज भी डिफरेंट होगा और पाथ लेंथ भी क्या होगी, इसीलिए कुछ पाथ का डिफरेंस आएगा। लिखो hence the path difference, hence the path difference between them, hence the path difference between them at point P, at point P will be given by this delta x equals to Vm, that is further equals to d sin theta। इसको लिख लो। अच्छा, तो ये रहा पार्ट डिफरेंस। तो हमने जनरल पॉइंट पे क्या निकाल दिया है, पार्ट डिफरेंस। नेक्स्ट है पोजीशंस ऑफ डार्क फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन। अब हम डार्क फ्रिंजेस की पोजीशंस को पहले निकालेंगे, फिर ब्राइट फ्रिंजेस की बात करेंगे। तो अब लिखिए हेडिंग, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन। तो स्क्रीन पर डार्क फ्रिंजेस की पोजीशन क्या होगी, दैट्स द टास्क। इनको मिनिमाज भी कहा जाएगा। व्हाट डू वी कॉल देम? कोई भी सेंट्रल मिनिमा बनता है क्या? नहीं, यहाँ कोई सेंट्रल की बात नहीं होगी। यहाँ फर्स्ट मिनिमा होगा, सेकंड मिनिमा होगा, थर्ड होगा एंड एसो। यहाँ एक सेंट्रल मिनिमा होगा, फिर उसके बगल में पहले ब्राइट आए, फिर दूसरे ब्राइट आए। क्लियर है? अच्छा, तो पोजीशंस ऑफ मिनिमाज, let us consider, लिखो let us consider the path difference, let us consider the path difference between the two waves, between the two waves from A and B, from A and B, from A and B is lambda, is lambda at point P। तो हमने लेट कर लिया कि एट P पॉइंट डेल्टा x which is equals to d sin थीटा कितना हमने अज्यूम कर लिया, लैम्डा। इस पॉइंट P पे ये जो दो वेव जो A से और B से मिल रही है जाकर के, उन दोनों सेकेंडरी वेवलेट्स के बीच का पाथ डिफरेंस क्या अज्यूम कर लिया। देखो ये क्यों अज्यूम किया है, क्योंकि लैम्डा पे पहला मिनिमा बनता होगा, लैम्डा पे क्या बनता होगा, पहला मिनिमा। ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को रिवर्स वे में हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली। क्लियर? तो हमने क्या अज्यूम कर लिया कि d sin थीटा क्या है, लैम्डा। ठीक, अब देखना ध्यान से। इसके बाद लिखो, नाउ वी कैन डिवाइड द स्लिट AB, पैराग्राफ चेंज करके लिखें। नाउ वी कैन डिवाइड द स्लिट AB into two equal halves. Now we can divide the slit AB into two equal halves, AO and BO, AO and B। हम दो इक्वल पार्ट्स में बांट सकते हैं इसको अपने समझने के लिए। देखो हमने सेंटर पे समझने के लिए दो पार्ट में बांटा था कि नहीं बांटा था, तो वैसे ही इस पॉइंट पे समझना है अभी लैम्डा के लिए। तो हम क्या कंसीडर कर लेंगे, ये जो AB स्लिट है इसके दो इक्वल हाफ्स हैं, वन इज AO एंड अदर इज BO। फुल स्टॉप। द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेवलेट्स, द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेवलेट्स फ्रॉम A and C will be lambda by 2, A and O will be lambda by 2, not C।
the path difference between the wavelets from A and C will be lambda by 2. ये कोई एक्सप्लेन करेगा कैसे? हमने A और B से जो दो वेव यहाँ पहुंच रही है उनके बीच के पाथ डिफरेंस को, इसको कितना मान लिया, इसको ऐसे समझो यहाँ पे, इसको कितना मान लिया हमने, लैम्डा। लेकिन अब हम किसके पाथ डिफरेंस की बात कर रहे हैं? वो दो वेव जो A से यहाँ पहुंच रही होगी और एक वेव जो O से भी यहाँ पहुंच रही होगी। हर पॉइंट से बेसिकली यहाँ वेव पहुंच रही है कि नहीं, इस P पॉइंट पे। तो एक वेव A से पहुंची और एक वेव जो कहां से पहुंच रही होगी, इनके बीच का पाथ डिफरेंस क्या होगा? लैम्डा बाय 2। वो कितना होगा? लैम्डा बाय 2। देखो समझते हैं कैसे लैम्डा बाय 2 होगा। ये देखो A था, देखो ध्यान से, ये है सेंटर पॉइंट O। ये पूरी गैप की वैल्यू कितनी थी? D। तो ये कितना था? लैम्डा। अब यहां से परपेंडिकुलर बनाओ इस पे, एक क्या तुमने यहां पे ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर। ये बताओ अगर ये लैम्डा है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ये कितना हो जाएगा? लैम्डा बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि अगर बेस के पैरेलल तुम एक लाइन बनाते हो तो वो हाफ होगी। तो अगर ये पार्ट डिफरेंस लैम्डा का तो दिस विल बी हाउ मच? तो देखो यही तो पार्ट डिफरेंस है फ्रॉम टू वेव्स व्हिच आर गोइंग फ्रॉम A एंड गोइंग फ्रॉम पॉइंट O। तो A से कोई वेव जा रही होगी इस तरह से, और एक वेव कहां से जा रही होगी? B से। दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस क्या ये होगा? और ये हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम से अभी कितना निकाल दिया? लैम्डा बाय ये आ गया। तो समझ में आया कि A से जो वेव पहुंच रही है यहां पर और एक O से जो वेव पहुंच रही है, उन दोनों के बीच का जो पार्ट डिफरेंस है वो लैम्डा बाय 2 होगा। डन? आगे लिखिए। Similarly, the path difference between the two waves reaching from B and O will also be lambda by 2. Similarly, the path difference between the two waves reaching from B and O will also be लैम्डा बाय 2। तो देखो वैसे इस लोअर हाफ से भी दो वेव यहां पहुंच रही होंगी, एक B से पहुंच रही होगी और एक O से, और उनके बीच का भी पार्ट डिफरेंस कितना होगा? लैम्डा बाय, क्योंकि ये लैम्डा है, ये लैम्डा बाय 2, तो डिफरेंस लैम्डा बाय 2। दैट्स द ज्योमेट्री। ओके, तो अब देखो ध्यान से, हमने दो इक्वल हाफ में बांटा स्लिट को। अब इस इक्वल हाफ के एंड पॉइंट्स क्या है? A है और एक O। इस नीचे वाले हाफ के दो एंड पॉइंट क्या है? B और है O। इस पहले हाफ के एंड से एक वेव गई और यहां से एक वेव गई, दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस कितना हुआ? नीचे वाले हाफ से B से गई, O से गई, दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस कितना हुआ? अच्छा, अब लिखो इसके आगे। अब लिखो corresponding to every point in the upper half, corresponding to every point on the upper half AO, corresponding to every point in the upper half AO, there will exist a point in the lower half, there will exist a point in the lower half BO for which the path difference will be lambda by 2 at point P, for which the path difference will be lambda by 2 at point P। देखो कैसे, ध्यान से सुनना। A से एक वेव गई, O से एक वेव गई, दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस A के जस्ट नीचे एक पॉइंट लो A डैश, वैसे ही O के जस्ट नीचे एक पॉइंट क्या एग्जिस्ट करेगा? इन दोनों से भी जो दो वेव पहुंच रही होंगी उनके बीच का भी पार्ट डिफरेंस। A के जस्ट नीचे एक पॉइंट लो A डबल डैश, तो वैसे ही इस सेकंड हाफ में एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा O डबल डैश, और इन दोनों पॉइंट से भी जो दो वेव पहुंचेंगे उनके बीच का भी पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय। तो देखा जाए तो अपर हाफ के हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग लोअर हाफ में एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा such that कि the two waves which are reaching at this point P, they will have a part difference of lambda।
दे विल हैव ए पार्ट डिफरेंस ऑफ। तो अब ऐसा है एक कंक्लूजन पूरा कि ऊपर वाले हाफ के हर पॉइंट के लिए एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा लोअर हाफ में, और उन दोनों से जो दो वेव मिल रही होगी उनके बीच का पार्ट डिफरेंस। अब बताओ पार्ट डिफरेंस अगर λ/2 है तो ये सभी इंटरफेरेंस कैसे हो रहे होंगे? ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2। दिस इज द ऑड मल्टीपल ऑफ, तो इसका मतलब ऑल दीज वेव्स will interfere destructively at point P. That's why a minima will be formed at point P. That's why a minima will be formed at point। क्यों? क्योंकि यहां से कोई वेव गई, O से एक वेव गई, कितना पार्ट डिफरेंस है? λ/2। और हमें पता है कि अगर λ/2 के ऑड मल्टीपल्स में दो वेव मिलती हैं तो वो कैसा इंटरफेरेंस? तो इसने O वाली वेव को डिस्ट्रक्ट किया, वैसे ही A डैश को कौन डिस्ट्रक्ट कर देगा? O डैश। A डबल डैश को कौन एक डिस्ट्रक्ट कर देगा? तो ऐसे देखा जाए तो ऊपर वाले हर पॉइंट के वेव को नीचे वाले का एक पॉइंट क्या कर देगा? डिस्ट्रक्ट। तो जितने भी इंटरफेरेंसेस होंगे दे ऑल विल बी डिस्ट्रक्टिव इन नेचर। दैट्स व्हाई ओवरऑल आपको एक मिनिमा बनेगा इस पॉइंट P पर, जहां पर पार्ट डिफरेंस कितना था A और B से पहुंचने वाली वेव का? लैम्डा। तो समझ में आया? ये है आपका पहला मिनिमा। दिस इज योर फर्स्ट मिनिमा। तो इसके नीचे लिखें hence destructive interference will take place, hence destructive interference will take place at point P, hence a minima is obtained, hence a minima is obtained at point P। तो ये थी पहले मिनिमा की पोजीशन। किसकी थी? फर्स्ट मिनिमा। अब देखो ध्यान से, सिमिलरली याद रखो, देखो डेल्टा एक्स जब हमने क्या माना? लैम्डा, तो आपको क्या मिल रहा है? फर्स्ट मिनिमा। तो एक पॉइंट होगा जहां डेल्टा एक्स कितना होगा? 2 लैम्डा, वहां पे आपको क्या मिलेगा? सेकंड मिनिमा। ऐसे ही एक पॉइंट होगा जहां पे क्या होगा? 3 लैम्डा, वहां पे क्या मिलेगा आपको? थर्ड मिनिमा, एंड एज सो ऑन n लैम्डा फॉर द nth। तो देख रहे हो यहाँ पे इंटरफेरेंस का रिवर्स हो रहा है, यहाँ पे इंटरफेरेंस का क्या हो जा रहा है? रिवर्स। तो वहां पे ब्राइट फ्रिंजेस के लिए डेल्टा एक्स को हम किसके इक्वल लिखते थे? n लैम्डा। लेकिन यहाँ पे हम डेल्टा एक्स को n लैम्डा लिखेंगे फॉर मिनिमा, डेल्टा एक्स को n लैम्डा लिखेंगे किसके लिए? तो ये याद रखना कि वहां का यहाँ पे क्या करना है? उल्टा कर देना। तो वहां पे जो तुम ब्राइट के लिए फॉर्मूला यूज करते थे, यहाँ पे वो डार्क के लिए यूज होगा। बस दैट्स द बेसिक डिफरेंस। और एक्सप्लेनेशन देखो मैंने दे दिया कि जहां पे देखो डेल्टा एक्स लैम्डा था, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है सबके बीच, मिनिमा मिल रहा है आपको। तो यही डिफरेंस है देखो सिंगल स्लिट और डबल स्लिट का। वहां पे 2 स्लिट यूज कर रहे थे, यहाँ पे सिर्फ। दैट्स द बेसिक रीजन। ओके, तो सेम चीज थोड़ी मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ सिंगल स्लिट है, कुछ तो डिफरेंस रहेगा। तो ये मिला डेल्टा एक्स इक्वल्स टू n लैम्डा। तो अब हम लिखते हैं, तो इन जनरल फॉर्मूला हमें क्या मिल गया? n लैम्डा। तो पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज अगर हमें निकालना है तो वी हैव टू प्लेस डेल्टा x हाउ मच? n लैम्डा, दैट मींस d sin थीटा n इक्वल्स टू n लैम्डा। For small angle assumption, this sin theta can be written as theta n which is equals to। अच्छा, फिर से 2 फॉर्मूले बनेंगे यहाँ से, 2 एग्जांपल, एक y के लिए बनाएंगे और एक थीटा के लिए बनाएंगे। One will be for the linear position and other will be for the angular position, same thing। अच्छा, लीनियर पोजीशन निकालना है अगर, तो क्या हम डेल्टा एक्स को क्या लिख सकते थे पिछली क्लास में? याद करो, y स्मॉल d बाय कैपिटल D, एंड दैट वाज हाउ मच? n इनटू लैम्डा। तो यहां से yn क्या आ गया? n लैम्डा d बाय d। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ मिनिमाज ऑन द स्क्रीन। सेम थिंग जो हमने इंटरफेरेंस में किया था, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको शॉर्ट में लिख दिया है। तो yn कितना मिल गया? n लैम्डा d बाय d। अगर हमें एंगुलर पोजीशन बताना है थीटा n, तो वो थीटा n कितना हो जाएगा बताओ?
इससे कैपिटल टी हटा दो, n लैम्डा बाई टी। तो these are the angular position of minimas, these are the linear positions of the minimas। तो चलो पहले मिनिमा की पोजीशन लिखो। फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन होगी लैम्डा डी बाई टी, और प्लस माइनस में होंगे दोनों तरफ बनते हैं बेसिकली, क्लियर। एंगुलर पोजीशन क्या होगी पहले मिनिमा की, लैम्डा बाई डी। सेकंड मिनिमा 2 लैम्डा डी बाई डी, 2 लैम्डा बाई डी एंड एज सो ऑन। तो इस तरह से हम स्क्रीन में मिनिमाज की पोजीशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। टू रिमेंबर डिफरेंस इंटरफेरेंस का उल्टा यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना। तो कंडीशंस थोड़ा सा चेंज हो रही है यहाँ बेसिकली। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मिनिमाज। अब मैक्सिमाज को लोकेट करते हैं, ठीक। तो लिखें पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस और सेकेंडरी मैक्सिमाज, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस और सेकेंडरी मैक्सिमाज। तो अब हम सेकेंडरी मैक्सिमाज की लोकेशन को फाइंड आउट करने वाले हैं। तो लेट at a point Q on the screen, let at a point Q on the screen the two wavelets from point A and point B, the two wavelets from point A and point B will have a path difference of 3 lambda by 2, will have a path difference of 3 lambda by 2। तो अब हमने एक ऐसा पॉइंट कंसीडर किया है स्क्रीन पर, and let that point is Q, this is your slit AD, such that the two waves reaching at point Q from A and from B, अब मैं डायरेक्ट बना रहा हूं विदाउट लेंस, ओके। इनके बीच का पार्ट डिफरेंस मैंने कितना मान लिया है यहाँ पर, 3 लैम्डा बाई 3 लैम्डा बाई। अब देखो यहां से फिर से ये O क्या है हमारा, सेंटर। अब देखना है यहां से, इस केस में अब हम स्लिट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो लिखें डिवाइड द स्लिट into 3 equal parts, divide the slit into 3 equal parts। तो अब इस स्लिट को हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। let those intermediate points are this one, this, इसको हम कुछ कह देते हैं m1 and m2, ओके। तो 3 इक्वल पार्ट्स है, मतलब am1 will be equal to m1 m2 will be equal to m2 into b। तो हमने स्लिट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। चलो अब बताना मुझे यहाँ पर सीधे कुछ समझते हैं। अब देखो इस Q पॉइंट पे ये बताओ 3 इक्वल हाफ्स है, पिछले वाले में कितने इक्वल हाफ्स थे, 2। यहाँ पे हम 3 इक्वल हाफ्स को कंसीडर कर रहे हैं। तो देखो अब ध्यान से, A से एक वेव यहाँ पहुंच रही होगी और एक वेव कहां से भी पहुंच रही होगी, M1 से। इन दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस कितना होगा, जस्ट टेल मी। ये पूरी डिस्टेंस कितनी थी, D, ये वाली कितनी हो गई, D by 3 एंड D by 3, यही हुआ। तो मैं कह रहा हूं कि एक वेव जो A से पहुंच रही होगी Q पर और जो कहां से भी पहुंच रही होगी, M1 से। तो देखो मैं M1 वाले वेव को दिखा दूंगा इसमें, इन दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस क्या ये होगा, इन दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस क्या होगा, दिस। तो अगर ये 3 लैम्डा बाई 2 है तो ये कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 1/3 हो जाएगा इसका। इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन पूरे पोर्शन का 1/3 है। दिस A m1 इज हाउ मच, d by 3। तो इस पूरे पोर्शन के लिए कितना है पार्ट डिफरेंस, 3 लैम्डा बाई 2। तो एक 1/3 पोर्शन है उसके लिए पार्ट डिफरेंस 1/3 इसका, दैट विल बी हाउ मच, लैम्डा बाई
वैसे ही m1 और m2 से जो दो वेव पहुंच रही होंगी उनके बीच का भी पाथ डिफरेंस λ/2, वैसे ही b और m2 से भी एक दो वेव पहुंच रही होंगे उनके बीच का भी पाथ डिफरेंस λ/2। समझ गए? तो अब देखो लिखो यहां पे थोड़ा सा, द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स reaching at point P from A and M1 from A and M1 will be λ/2, will be λ/2. Similarly, the path difference between the secondary waves, similarly the path difference between the secondary waves from M1 and M2, from M1 and M2 and M2 and B and M2 and B will also be λ/2 at point Q, λ/2 at point Q। अब देखो ध्यान से, इसको मैं थोड़ा सा और मैग्नीफाइड फॉर्म में बना दूं। A, B, this is M1, this is M2, this one is Q point, okay? अब देखो, ये बताओ A से जो वेव Q पर पहुंची और एक वेव कहां से पहुंच रही होगी? M1 से, इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस कितना है? λ/2। हाउ विल दे इंटरफेयर? डिस्ट्रक्टिवली। कैसे दोनों में इंटरफेरेंस होगा? तो इस तरह से A M1 के हर पॉइंट के लिए एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा M1 M2 में, जिनके बीच का इंटरफेरेंस Q पर कैसा होगा? डिस्ट्रक्टिव। जैसे देखो, एक पॉइंट दिया A डैश, तो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा M1 डैश, और इससे जो वेव पहुंच रही होगी और जिससे वेव पहुंच रही होगी उनके बीच का भी पाथ डिफरेंस कितना होगा? तो देखो, फॉर ईच पॉइंट इन दिस फर्स्ट हाफ AM, there will exist a point in the second half M1 M2 such that the path difference between the waves will be how much? λ/2। तो देखा जाए तो इस फर्स्ट हाफ के इफेक्ट को सेकंड हाफ पूरी तरह से क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। तो ओवरऑल फर्स्ट हाफ की सारी सेकेंडरी वेव को सेकंड हाफ की सारी सेकेंडरी वेव डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर जाएंगी। हेंस देखा जाए तो इस हाफ के इफेक्ट को सेकंड हाफ क्या कर दे रहा है? बेसिकली खत्म कर दे रहा है। तो इन दोनों की वजह से यहाँ पर कैसा इंटरफेरेंस होगा? डिस्ट्रक्टिव। समझे? अब बचा थर्ड हाफ। नाउ रिमेनिंग द थर्ड हाफ, दैट इज व्हाट? M2 इनटू, अच्छा, इस हाफ की हर एक सेकेंडरी वेव को डिस्ट्रॉय करने वाला क्या एक और हाफ नीचे होना चाहिए? Since there is no other half below this third half, तो इसकी सारी वेव्स के बीच में इसकी जो सारी जो वेव्स है जो इस थर्ड हाफ से पहुंच रही होगी उसको कोई भी वेव डिस्ट्रक्ट करने वाली नहीं होगी, इसीलिए ये सब के सब यहाँ पर कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर जाएंगे। तो थर्ड हाफ की जो वेव है दे विल इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली एट पॉइंट Q। तो अब देखो, फर्स्ट हाफ की सारी सेकेंडरी वेव को सेकेंड हाफ की सारी सेकेंडरी वेव यहाँ पे खत्म कर दे रही है, सिर्फ बच क्या रहा है? और इंटेंसिटी जो मिलेगी इस Q पॉइंट पे दैट इज ओनली ड्यू टू दिस थर्ड हाफ, इसीलिए इंटेंसिटी कम हो जाएगी Q पर। दैट्स व्हाई द इंटेंसिटी एट पॉइंट Q विल बी लेस, क्योंकि सिर्फ 1/3 पोर्शन स्लिट का रिस्पांसिबल है यहाँ पे इंटेंसिटी जनरेट कराने के लिए। टू पार्ट्स आर वैनिशिंग, दे आर कैंसिलिंग ईच अदर बेसिकली। तो इसीलिए इंटेंसिटी क्या मिलती है आपको? कम, बेसिकली 1/3 हो जा रही है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इज बिकमिंग ऑलमोस्ट 1/3। तो क्यों डिक्रीज आता है इंटेंसिटी में? समझ में आ गया? दैट्स द रीजन। नाउ राइट इट। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? मैक्सिमम, इसके वजह से, राइट। hence for all the wave from AM, hence for all the waves from AM, there will exist a wave in M1 M2, hence there will exist a wave in M1 M2 which will
interfere destructively at point Q, which will interfere destructively at point Q. Hence, we can say that upper half and the middle half will cancel each other. Upper half and the middle half will cancel out each other. Full stop. Now the third half, for the third half M2B, for the third half M2B, there is no portion below it, which can cancel the effect of this third half. There is no portion below it which can cancel the effect of this third half. Hence, all the secondary waves from this third half, will interfere constructively at point Q, resulting in a maxima at point Q. ब्रैकेट में लिखें, इंटेंसिटी विल बी लोअर देन द सेंट्रल मैक्सिमम, बिकॉज सेंट्रल मैक्सिमम में पूरी की पूरी स्लिट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1/3 पोर्शन स्लिट का कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रहा है. दैट्स व्हाई द इंटेंसिटी इज रिड्यूस्ड. डन. ये सब लिख लीजिएगा अपने से. तो अब हम फाइनली जनरलाइज करने जा रहे हैं रिजल्ट्स को. तो देखो, डेल्टा एक्स हमने कितना माना, 3 लैम्डा बाई 2, तो हमें मैक्सिमा मिला. दैट इज योर फर्स्ट मैक्सिमा. ऐसे ही 5 लैम्डा बाई 2 पे, 7 लैम्डा बाई 2 पे. तो अगर हम जनरलाइज करना चाहें मैक्सिमाज की लोकेशन को, सो वी कैन राइट फॉर nth ऑर्डर मैक्सिमा, you can write this delta x equals to or multiple of lambda. यहां पे बस ध्यान रखना है आपको, वहां 2n-1 यूज करते थे, यहां पर 2n+1 का यूज करना. दैट इज इंपॉर्टेंट. नंबरिंग विल बी n equals to 1 2 3 as so on. प्लस माइनस. दैट्स द बेसिक. ये भी देखो ऑड को ही रिप्रेजेंट करता है 2n+1. बस हम नंबरिंग कहां से शुरू करते हैं वो रिफर कर जाता है. तो यहाँ पे 2n+1 वाला फॉर्मूला रिमेंबर रखना. d sin थीटा इक्वल्स टू 2n+1 लैम्डा बाई 2. लिख सकते हैं ऐसे. अच्छा, फिर से यहाँ 2 पोर्शन कर लो, यहाँ से 2 क्लासिफिकेशन करो. चलो yn के लिए डेल्टा x को क्या लिख सकते हैं, yd बाई d. दैट इज इक्वल्स टू 2n+1 लैम्डा बाई 2. और एक लिख सकते हैं कि डेल्टा x इज d sin थीटा, दैट इज 2n+1 लैम्डा बाई 2. तो यहां से yn निकालो. सो yn विल बी 2n+1 lambda d by 2d. And from here, let's say this is theta n. So d theta n is 2n+1 lambda by 2. So theta n is 2n+1 lambda by 2d. Done. So this is the formula for yn. Same as that of interference. बस यहाँ माइनस न लगा के आपने क्या लगा दिया है, +1, and the numbering will start from 1. Clear? तो क्यों देखो मैंने यहाँ पे 2n+1 से किया है बेसिकली, क्योंकि आप 2n-1 वाले में अगर n पुट करते हो तो यहाँ पे क्या मिलेगा, चेक क्या मिल रहा है, लैम्डा बाई. डिफ्रैक्शन में लैम्डा बाई 2 पे हमें कुछ भी ब्राइट नहीं मिल रहा था, वो लैम्डा बाई 2 वो सेंट्रल ब्राइट के अंदर ही आ जाएगा.
यहाँ पे जो पहला ब्राइट मिलता है डिफ्रैक्शन में वो कितने में मिलता है 3 लैम्डा बाई 2 में मिल रहा था, इसीलिए हमने देखो स्टार्टिंग 3 लैम्डा बाई 2 से की थी। दैट्स व्हाई वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम 3 लैम्डा बाई 2, इसीलिए यहाँ पे 2n प्लस 1 है, एंड इफ यू प्लेस n इक्वल्स टू 1 यहाँ पे 3 आ जाए। दैट्स द ओनली रीजन फॉर दिस। ठीक, तो लोकेशंस का फॉर्मूला मिल गया, तो रिवर्स जस्ट ओके। नाउ देयर इज होमवर्क फॉर यू। अब आपको सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ का डेरिवेशन करके आना है, एंड यू हैव टू डिराइव द विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। तो you have to derive the width of central maximum and the width of secondary maxima. That will come like this. Central maximum की जो width आती है, central maximum की जो width आती है, that comes out to be 2 lambda d by d, and for the secondary maxima the width comes out to be लैम्डा डी बाई हाफ होता है, मतलब ये डबल होता है इसका विड्थ का। क्लियर? तो ये डेरिवेशंस आपके हैं एंड दे आर वेरी सिंपल, जस्ट गो थ्रू द बुक। चलो ठीक है, मैं सेंट्रल वाले का बता देता हूं। सेकेंडरी वाले मैक्सिमाज के लिए आपको वही कॉन्सेप्ट लगाना है, दो अल्टरनेट डार्क की पोजीशंस को क्या कर दो माइनस, तो क्या बीच वाले मैक्सिमम की पोजीशन आ जाएगी। द सेम कॉन्सेप्ट यू हैव टू अप्लाई दैट यू ऑल नो, बस सेंट्रल वाले के लिए मैं बता देता हूं कि वो कितना होगा। तो लिखें विड्थ फॉर सेंट्रल मैक्सिमम, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। देखते हैं सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ क्या थी। ये था AB, देखो ये बन रहा था ऐसे सेंट्रल मैक्सिमम आपका। ठीक, चलो ये बताओ इस सेंटर से यहां पे ये खत्म हो जा रहा है, यहां पे पहला मिनिमा आ गया, यहां पे क्या आ गया फर्स्ट मिनिमा, और यहां पर भी क्या है फर्स्ट मिनिमा। दिस इज योर सेंट्रल मैक्सिमम। हमको ये निकालना है इसकी विड्थ को। लेट दिस इज हाउ मच बीटा नॉट। चलो ये बताओ पहले वाले मिनिमा की एंगुलर पोजीशन कितनी थी। What is the angular position of first minima? Lambda by d, क्या आया था lambda by d। चेक इट, फर्स्ट मिनिमा की एंगुलर पोजीशन बताओ। L lambda d by d का फॉर्मूला इसका, वो लीनियर पोजीशन निकालने का। तो एंगुलर पोजीशन निकालने के लिए क्या लगाओगे n lambda by d। तो पहले मिनिमा के लिए n को क्या रखोगे 1। सो फॉर फर्स्ट मिनिमा एंगुलर पोजीशंस आर लैम्डा बाय, यही होगा। अच्छा, तो ये भी लैम्डा बाय d, और यहां पर भी जो फर्स्ट मिनिमा लाई कर रहा है उसके लिए भी एंगुलर पोजीशन कितना है लैम्डा बाय d। अब देखो, तो यहां पे सेंटर पे देखो टोटल एंगल कितना बन गया 2 थीटा। सेंटर पे टोटल एंगल r कितना है b नॉट, और इसकी रेडियस कितनी होगी d के इक्वल। दिस इज द रेडियस। अगर हम इसको अज्यूम कर लें कि एक सर्कल का आर्क है, तो क्या लगा सकते हैं थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस अजम्पशन के साथ। सो इफ यू अप्लाई दिस थीटा इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस, तो थीटा यहां पे 2 थीटा है, दैट इज नथिंग बट 2 लैम्डा बाय d। आर्क आपका b नॉट के इक्वल है, और जो रेडियस है इस आर्क की वो कैपिटल D के इक्वल है। तो यहां से देखो बीटा नॉट की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई 2 लैम्डा d by। क्लियर? सो द सेम वे यू हैव टू डिराइव द फ्रिंज विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। देखो ये क्या है लीनियर फ्रिंज विड्थ है। अगर एंगुलर फ्रिंज विड्थ बोले तो d को, बस दैट्स द बेसिक ट्रिक। ओके, तो कोई भी पूछता है आपको तो आ जाना चाहिए। So this is all about the diffraction. This way, this chapter is over. In the next class, we will start modern physics. Okay? So, thank you.